अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तुर्किया में आने वाले ज़ल्ज़ले की तबाहकारियां हमारे सामने हैं और इंतहाई दिलखदाश मनाजिर और ख़बरें सामने आई हैं। यकीनन ज़ल्ज़ला शदीद नौयत का था, ताहम माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि किसी भी ज़ल्ज़ले से आने वाली तबाही का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं होता कि उसकी शिद्दत क्या थी, बल्कि ये बात भी अहम है कि इमारतें किस कदर मजबूत या कमज़ोर थीं। इसी तरह मौसमियाती तब्दीली और इससे पैदा होने वाली आफात दुनिया भर के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। आज का प्रोग्राम इस हवाले से हम सब के लिए इंतहाई अहम है। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट दिस वीक इन रियल एस्टेट से। और सबसे पहली खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं कि दरियाए सिंध को बाहिफाजत दासू डैम की तरफ मोड़ दिया गया है और ये इकदाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जेर तामीर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है। और दासू डैम पाकिस्तान में औसतन 21 बिलियन यूनिट के साथ सबसे ज्यादा सालाना तवानाई पैदा करने वाला मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जानने के लिए सुनो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से हम बात करेंगे। जी लुकमान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अब बिल्कुल जो पाकिस्तान का इंडस रिवर है इस पर इसमें से अभी तक को थोड़ा कर सकें, ज्यादातर बेला का है या गाजी प्रोथा है, लेकिन एक पूरी कास्केडिंग है जो एक तरतीब जिसमें अगर चाहें तो हम 40,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं ब्यामी बादशाह से लेके गाजी प्रोथा तक। तो इस तरह एक ये कि जो प्रोजेक्ट अभी दासू का जो प्रोजेक्ट है जिसमें थोड़ा काम हुआ रिसेंटली, इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हर दफा जब आप किसी दरिया से जब हाइडल पावर जनरेट करना चाहते हैं तो आपको उसको वाटर को चैनलाइज करना पड़ता है। चैनलाइज करने के लिए आपको टनल बनाने पड़ते हैं। टनल जब बनाते हैं तो दरिया का रुख मोड़ा जाता है और ये अभी रिसेंटली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें दासू के मकाम पर जो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है केपी में, वहाँ पे ये दरियाए सिंध का रुख मोड़ा गया है और एक यानी आगाज हो गया उस प्रोजेक्ट का जिसके लिए कई दहाइयों पे से इसमें काम चल रहा था। अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 2026 तक इसकी जो है ना एक टनल मुकम्मल हो जाएगी और प्रोजेक्ट का हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो है तकरीबन एक बड़ा हिस्सा जो है हमारा बिजली का, सस्ती बिजली का पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए तकरीबन 4,000 मेगावाट से जायद इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है दो फेज की। पहली फेज जो अगले 2-3 साल में मुकम्मल हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये डाइवर्ट करना भी। और ये जो पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले जब ये नीलम जलम प्रोजेक्ट हुआ तो नीलम को डाइवर्ट करना पड़ा और वो नौशहरी के मकाम पर एलओसी के करीब किया गया। तो ये भी एक उसी के सीक्वेंस समझे कि जब हाइडल पावर को आप जनरेट करना चाहते हैं तो उस पर पानी पर आप काबू पाने के लिए उसको उस तरह रुख में मोड़ा जाता है जिस तरफ आपके काम आ सके। और यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हो चुकी है और अब हमें नजर आना शुरू हो लुकमान, गया अगर तो ये दरियाए सिंध को दासू डैम की तरफ ना मोड़ा जाता तो इससे नुकसान कोई हो सकता था? नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी था। अच्छा। देखिए ना, आपको एक उसकी फोर्स के लिए आपको उस तरफ मोड़ना पड़ता है जिस तरफ आपका हाइडल जनरेशन होनी है। तो ये एक जरूरी चीज थी और यकीनन ये बड़ा सही फैसला था जो किया गया। अदरवाइज जो दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे तरबेला है उसमें उतनी सारी डाइवर्शन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे आपने डैमिंग की हुई है, यहाँ पे डैमिंग नहीं है। अच्छा। जिसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जिसमें दरिया का पानी आया, घुमाया उस पानी को, दोबारा उसके दरिया में उसे डाल दिया। यानी आपका जो सूबों के एतराजात थे सिंध के या दीगर जगहों के सूबों के, वो भी उनके एतराजात भी नहीं होंगे, आपकी वाटर जनरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लुकमान, बहुत शुक्रिया लुकमान आपका। यकीनन ये इकदाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी काफ़ी बेहतर है क्योंकि ज़ेर तामीर दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत अहम था। तो नाज़रीन, एक और खुशाइंद खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022-23 के तहत 113 मुख्तलिफ मनसूबों को अंजाम देने के लिए मजमूई तौर पर 14.252 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जिनका मकसद मुनासिब कीमत पर रिहाइश के इख्तियारात की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। हमने प्रॉपर्टी प्लस के प्लेटफॉर्म से बार बार हाउसिंग गैप और सस्ती हाउसिंग के इश्यूज को रेज किया है। इस हवाले से हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात भी की है। मजीद तफसीलात सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सयाल से जानते हैं। आमिर, बताइए ये मंसूबे कहाँ शुरू किए जा रहे हैं
और अब तक इसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या हुई है? देखें, जो पाकिस्तान में हाउसिंग गैप है वो वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक सालाना जो है 1 करोड़ 20 लाख मकानात की जो है किल्लत है। तो इस पे जो पाकिस्तान में हाउसिंग मकानात और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग के बहुत ज़्यादा जो है वसी मकानात है। तो हुकूमत ने मंसूबे शुरू किए थे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत, और ये मुख्तलिफ शहरों में ये मंसूबे शुरू किए गए थे, और ये कम लागत के मकानात थे, और इनकी जो तामीर है इस पर थोड़ी सी पेशरफ इस साल इसलिए रुकी है क्योंकि हुकूमत के जो माली वसाइल हैं वो पूरे फराहम नहीं किए जा रहे, और जो PSTB के तहत जो बजट एलोकेशन थी वो पहले 6 माह में कम हुई है। अच्छा। सारे तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए हैं, ताहम इन मंसूबों में जो है हुकूमत का इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है जितना उन फ्लैट्स को लेने वालों का इन्वॉल्व है। तो ये मंसूबों की जो प्रोग्रेस है ये भी थोड़ी सी मुतासर हुई है। ताहम इनकी जो ये कहा जा रहा है कि ये इनकी जो मुकम्मल की कम्प्लीशन डेट है वो थोड़ी एक्सटेंड होगी क्योंकि ठेकेदारों को पूरे पैसे ना मिलने की वजह से ये मंसूबे भी मुतासर हुए। जी। अच्छा, तो आमिर मतलब लोग किस तरह इन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है वहाँ पर घर ले सकते हैं, या मतलब किस तरह लोगों के लिए इसकी इस तक एक्सेस जो है वो ईजी बनाई गई है? देखिए, ये जो सारे के सारे मंसूबे हैं ये अर्बन सेंटर्स में शुरू किए गए हैं, और अच्छा। पहले फेज में जो है ये सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादातर ये फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं, और कुछ कोटा जो था सिविलियंस के लिए था। तो आम लोगों जिन्होंने इस पे अप्लाई किया था, जिन्होंने अपनी दरखास्तें दी थी, तो उनको सिलेक्ट किया गया है। तो ज़्यादातर जो हुकूमत का कोशिश ये थी कि पहले खुद कम लागत के मकानात बनाए जाएं और फिर प्राइवेट सेक्टर को शुभ लाया जाए, क्योंकि मकानात की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में जो है बहुत ज़्यादा कम लागत मकानात की ज़रूरत है, और ज़्यादातर लोग जो है देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरियात को पूरी करने के लिए तो आमिर प्राइवेट सेक्टर इसमें ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसमें सरकारी कोटा कितना है, और जो मतलब बाहर के लोग हैं, जो प्राइवेट लोगों के लिए इसमें कितना कोटा रखा गया है? देखिए, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कोलेटरल होता है कि ये लोग किस्तें किस तरह पे करेंगे। तो जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी तो एक तनख्वाह होती है, सरकारी महकमा होता है, तो उनके लिए निस्बतन ईजी होता है माहाना किस्त देना। तो इसलिए जो है ज़्यादातर जो था तकरीबन 90% जो ये फ्लैट्स थे ये सरकारी मुलाजमीन को दिए गए हैं। जो आम शहरी हैं उनके लिए 10% कोटा रखा था, ताकि वो कि अगर ये स्कीम पॉपुलर होती है लोगों में तो फिर उनका कोटा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि अक्सर जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें अगर ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने भी बाद में जो है ये मार्केट में अपने फ्लैट्स को फरोख्त किया जिन्हें आम सिविलियंस के लिए। लेकिन ये सारे क्योंकि जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं, और ये तामीर पे कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे मुकम्मल होने में। अच्छा। तो ये 2 से 3 साल के बाद ही इस प्रोजेक्ट की कामयाबी या नाकामी का तयन किया जा सकेगा। तो ये सिर्फ हाई राइजेस हैं इसमें, या फिर घरों के हवाले से भी इसमें कोई जगह रखी गई है? लेकिन जो बिल्कुल जो शहरों के बीच में जो एरियाज हैं वहाँ पे तो फ्लैट्स बन रहे हैं, लेकिन जो शहरों से दूर एरियाज हैं उनमें जो छोटे मकानात का भी स्कीम थी, लेकिन छोटे मकानों वाली स्कीम जो है वो अभी तक कोई शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो अर्बन एरिया से दूर है, तो वहाँ पे गैस और बिजली और रोड की कनेक्टिविटी देना ज़रा मुश्किल है, और वो उसमें टाइम ज़्यादा लगना था। तो जो शहरों के अंदर बिल्कुल मरकज़ के या अर्बन गुंजानाबाद इलाकों में मंसूबे शुरू किए गए, वहाँ पे तो सारे हाई राइजेस बन रहे हैं, और उनमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी था फ्लैट लेने का। जी ठीक है आमिर सियाल, बहुत शुक्रिया आपका। हाई राइजेस का ज़्यादा रुझान है, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ सालों में ये प्रोजेक्ट किस तरफ जाता है। तीसरी खबर है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के पार्क्स में दाखिला फीस खत्म और अवामुन्नास की सहूलत के लिए इस हवाले से बताया जा रहा है कि 13 मजीद रूट्स पर फीडर बसें चलाने का फैसला किया है। इस पर मजीद बात करते हैं नुमान मकसूद से। नुमान, बताइएगा इस्लामाबाद में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए और शहरियों को क्या सहूलियात देने का फैसला किया गया है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है जी इस्लामाबाद के अंदर। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद आने वाले जो सयाह हैं और दीगर शहरों से आने वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि एक तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के जो पार्कों में एक तो दाखिला फीस थी वो ख़त्म की है, और उसके बाद इनकी आवाम की सहूलत के लिए 13 जो मजीद रूट्स, जैसा कि आपने कहा कि इन पर जो है वो फीडर बसें चलाने का फैसला किया है। और ये फैसला जो है वो सीनियर बोर्ड के इजलास में किया गया, क्योंकि नए चेयरमैन जो है उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को सहूलियात फराहम की जाए, और इस्लामाबाद को जिस तरह से मास्टर प्लान है उसके मुताबिक जो है वो उसको उसी तरीके से ढाला जाए। कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जिसमें मास्टर प्लान को तब्दील करना ज़रूरी था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्लामाबाद के को जिस तरह से कहा जाता है कि मॉडल सिटी है,
उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और जिस तरह से आपने पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि शहर की जो सड़कें हैं उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए ऑपरेशन जहाँ की जाते हैं, वहीं इसकी सफाई सुथराई के लिए भी बहुत बेहतर जो है वो कोशिशें की जा रही है। पास का जो है इसमें F9 पार्क है, फातिमा जिना जिसे कहा जाता है, लेक व्यू पार्क है, दामने को है, शक्कर पड़िया जो लोग आते हैं सिर्फ ना सिर्फ मुल्क के दीगर शहरों से बल्कि दुनिया के कई ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए जो है वो यहाँ आने वालों के लिए फीस यहाँ पर ख़त्म की गई। और 13 रूट्स की जहाँ आपने जिक्र किया था, तो इसमें जो फीडर बसें चलाने की मंजूरी दी है, इनमें पुलिस फाउंडेशन है जो स्टेशन से पोठवार स्टेशन है वहाँ तक के लिए, यहाँ पर बहुत कम ऐसी जो है वो गाड़ियाँ मिलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इशू है, सिर्फ मेट्रो बसेज हैं जो 2-3 रूट्स को जो है वो कवर करती हैं। तो उसके अलावा जो है वो पिम्स अस्पताल से सेक्रेटेरिएट का रूट बहाल किया गया है, उसके लिए कर रहे हैं कोशिशें। और पिम्स अस्पताल से सेक्रेटेरिएट बरास्ता जो मारगला रोड है, पिछला जो रोड है, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है लोगों को ट्रांसपोर्ट में। F8 का एरिया है, F9 पार्क का एरिया है, और ज्यादातर पार्क जो है वो आपको पता है कि मागला रोड के ऊपर ही है, जो पुराना चिड़ियाघर होता था, दामनेको की तरफ जो सड़क जाती है, और इसके अलावा ट्रेल्स का जो एरिया है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इशू था। तो ये मसाइल भी हल हुए हैं। और G10 जो मेट्रो बस का स्टेशन है, गोलड़ा से जो पिम्स का रूट है वहाँ पर भी अब इन्होंने लगाया है, और G11 से जो पिम्स हॉस्पिटल का रूट है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स, इसके 3 से 4 रूट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों से अब कवर करने की कोशिश की जा रही है। सब जो अपारा से तरामड़ी चौक का सबसे बड़ा मसला था लोगों का ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि लोकल लोगों को टैक्सियों के ऊपर जो है वो आपको पता है कि एक टैक्सी वाला जो है वो 3-3, 4-4 लोगों को बैठाता है, तो 400 रुपए जो है वो लोगों को पे करना पड़ते थे। तो पीर बदाई से फैजाबाद का रूट अब लगाया है। 26 नंबर चुंगी जो कि इस्लामाबाद के एंट्रेंस है, वहां से B17 और सेक्टर I16 से जो 26 नंबर चुंगी का स्टॉप है, इसके रूट्स भी शामिल किए गए हैं इस मीटिंग के अंदर। अच्छा। और इन 13 जो फीडर रूट्स के जो साथ हैं, 5 डिपो बनाने का भी जो है वो फैसला किया गया है, इनकी बाकायदा मंजूरी दी गई है। और जो ग्रीन लाइन बसेस हैं इनको फैज अहमद फैज स्टेशन तक जो है वो अब बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई, क्योंकि फैज अहमद फैज स्टेशन जो था वो कवर नहीं हो पा रहा था। तो इसी तरह CDA बोर्ड ने जो पिम्स हॉस्पिटल है, इससे फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद से NDU यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ का रूट अब बनाया है, क्योंकि जो तलबा को भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है, तो उससे फिर वापसी का रूट जो है वो भी पिम्स का जब शुरू किया गया। तो ये सरीना चौक है, इसमें ट्रैफिक के मसले बहुत ज्यादा हो रहे थे, और अक्सर जो है वो रूट की वजह से काफी मुश्किलात लोगों को झेलनी पड़ती थी, तो वो रीडिजाइन करने का फैसला किया गया। और इस मंसूबे के तहत जो सरीना चौक है, इसका जो सिंगल बैरल अंडर पास है वो अब तामीर किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक का जो खलल है वो पैदा ना हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी कोशिश की गई है इंतजामिया की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका मकसूद, हमें आपने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक पे हम जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल हाउसिंग के हवाले से कि ये क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इस पे एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रही थी कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना है, और पाकिस्तान में सैलाब और तुर्की में आने वाला जलजिला इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। और क्या आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 2100 तक, यानी कि 21वीं सदी के इख्तिताम तक दुनिया की आबादी 11 बिलियन हो जाएगी, यानी आज से 3 बिलियन ज़्यादा लोग। और इनके लिए हमें अगले 40 सालों तक हर माह एक न्यूयॉर्क जैसा शहर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो इस हवाले से कहा गया है कि क्या हम इस हाउसिंग बहरान को बर्दाश्त कर सकते हैं जो सस्ती भी हो और सस्टेनेबल भी। जी हाँ, आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, या इस प्लान के हवाले से कि ये क्या है और अब वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है और ये मुमकिन कैसे है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकरब अली राना साहब, एक्सपर्ट हैं वो इन तमाम हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, और पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के फाउंडर, मेंबर और CEO हैं। पेशे के लिहाज से आर्किटेक्ट हैं और एनवायरमेंटली एडॉप्टिव डेवलपमेंट में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे सस्टेनेबल हाउसिंग के हवाले से जानना चाह रही हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी एंड फॉर द इंट्रोडक्शन।
तो बेसिकली जी ये चार चीजें हम इसमें कवर करते हैं। लोग समझते हैं सस्टेनेबल, वैसे ही जरा हमारे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करने में, बट हम उसको कॉमन लैंग्वेज में उसको ग्रीन बिल्डिंग्स भी कहते हैं, अच्छा। कि माहौलियाती फ्रेंडली बिल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जी एनर्जी एक मेजर पार्ट है। दूसरा हम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस करते हैं इसके अंदर। तो तीसरा जो है वो इन्वायरमेंटल, यानी कि जो मटेरियल्स आप बिल्डिंग के अंदर यूज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, कार्बन इम्पैक्ट क्या है, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक सोशल एस्पेक्ट भी है इसके अंदर। तो हम्म। सस्टेनेबल हाउसिंग जो है वो सिर्फ एनर्जी और वाटर रिलेटेड नहीं है, बट सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लिविंग। हम इसको ये कहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं, तो अगर आपने एनर्जी और वाटर सेव कर लिया, बट उसकी वजह से जो है वो इंसान के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जो उस बिल्डिंग के अंदर लोग रह रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ ग्रीन बिल्डिंग। तो हम्म। सस्टेनेबल बिल्डिंग जो बाय डेफिनेशन या हाउसिंग जो है वो इन सारी चीजों को एक उसमें आप कह लें फॉल में कवर करती है इस चीज को। तो अकरम साहब, मतलब आजकल जिस तरह के घर बन रहे हैं, इससे कितना डिफरेंट होता है ये सस्टेनेबल हाउसेस जो होते हैं, इससे कितना डिफरेंट, मतलब इनका नक्शा या ये घर कितने मुख्तलिफ होते हैं? सो बेसिकली जी मैं अगर आपको मिसाल दूं एक, तो इसी तरह है कि जिस तरह आप अगर पुराने घर देखें, हमारे जो गांव वगैरह में हवेलियां बनती थी, या जीओआर के अंदर पुराने जो ब्रिटिश एरा के घर बने हुए हैं या सिख एरा के, तो उसमें हम मोटी दीवारें बनाते थे, ऊंची छतें होती थी, रोशनदान होता था। तो उसमें क्या होता था कि मोटी दीवार की वजह से जो है वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ भी आती थी, मगर आपके घर जो है वो गर्मियों में ठंडा रहता था और ठंड में जो है वो बिल्कुल, वार्म रहता है, बिल्कुल। गर्म रहता है। हुँ। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो हमने वो सारी टेक्निक्स जो है वो छोड़ दी, तो अब हम वही 9 इंच की दीवार बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई इंसुलेशन नहीं देते। सूरज की जो ओरिएंटेशन होती है, जो उसका पाथ होता है, जो मशरिक से मगरिब तक, उसके हिसाब से हम उसकी खिड़कियों को डिजाइन नहीं करते, उसके बरामदों को डिजाइन नहीं करते। तो इस वजह से जो है ना वो अब बिल्डिंग उतनी सस्टेनेबल नहीं होती है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती है, और हम लोगों को एसी लगाना पड़ता है उसको ठंडा हुँ। करने के लिए, और सर्दियों में हमें हीटर लगाने पड़ते हैं उसको गर्म करने के लिए। तो प्राइमरीली प्लान के अंदर इतना फर्क नहीं होता। जो आपने नक्शे के बारे में पूछा, नक्शे में आप नक्शा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उसकी दीवारों को और उसकी छत को इंसुलेट कैसे करते हैं, उसको सूरज की डायरेक्शन के हिसाब से किस तरह से प्लान करते हैं, और अपनी खिड़कियों को किस तरह प्लान करते हुँ, हैं, हुँ। हवा के रुख के हवाले से। सर्दियों और गर्मियों के अंदर जो डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं एयर की, आप उसके हिसाब से अगर विंडो को प्लान करें, डिजाइन करें, तो ये नॉलेज जो है वो पहले बहुत कॉमन होता था। अनफॉर्चुनेटली अब ये बहुत लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। तो इस वजह से अब हमारी अच्छा, बिल्डिंग अच्छा, जो है यही वी मैं आर बात मोस्टली आपसे रिलाइंग पूछने ऑन वाली एयर थी कि कंडीशनिंग। अभी आपने जैसे कहा कि बहुत से लोग पता है इन चीज़ों का। मतलब हमने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं कि ऊँची-ऊँची दीवारें, ऊँची-ऊँची छतें और खुले-खुले कमरे, के वहाँ पर आपको गर्मियों में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो वैसे ही कमरे को ठंडा रखती थी ये चीज़ें। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी के जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्या आपके ख़्याल में कि अब की जो जनरेशन है उनके लिए ये सब चीज़ें, इस तरह के जो हाउसेज़ हैं, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है? अब टेक्नोलॉजी के अंदर आपके नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, बट राइट काइंड ऑफ स्किल चाहिए इंसान को। जिस तरह आर्किटेक्ट्स यहाँ पे हैं, इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कॉन्सेप्चुअली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, हुँ। मगर जो हम सपोर्ट देते हैं उनको, पाकिस्तान, आपने शुरू में जिस तरह बताया कि हम पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली हम उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जो वो एक्शन ले रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, जो डिज़ाइन के अंदर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो उसको क्वांटिफाई कैसे करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसी तरह हम जो है वो हाउस ओनर्स को भी सपोर्ट करते हैं, हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी है। तो डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं जो अपना घर बना रहे होते हैं, वो आर्किटेक्ट के पास भी जाते हैं, वो हमारे पास भी आते हैं सजेशंस के लिए। तो हम फिर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके ख़्याल में ये एक्सपेंसिव नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह वक़्त के साथ-साथ बिल्डिंग मटीरियल भी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। बजरी है, सीमेंट है, ईंटें हैं या बाकी जो बिल्डिंग मटीरियल होता है वो महँगा होता जा रहा है। अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि हम अगर पहले घरों की मिसाल दे रहे हैं कि मोटी दीवारें होती थीं, कि गर्मी भी ज़्यादा अंदर नहीं आती थी और सर्दी से भी महफूज़ रहते थे। इस तरह का घर बनाना क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जैसे अभी घर बन रहे हैं उनसे? जी देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटल कॉस्ट और एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। अब अगर आप इसको इस तरह से सोचें कि आपका घर है, अगर आपका 5 मरले का घर है और उसके अंदर आपने जो है वो 1-1 टन के या 1.5-1.5 टन के कुछ एसी लगाने हैं, और टोटल टनेज जो है वो आपकी 5 टन या 6 टन आपने एसी लगाना है,
तो आपको उसको चलाना भी पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, और आपको पता है कि बिजली के बिल की अब कॉस्ट कितनी है, यूनिट कॉस्ट हम सब पे करते हैं बिल। बट अगर आप सस्टेनेबल या ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं शुरू में, आई एग्री कि उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर की या उसकी चीजों की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती है, मगर आप वही घर जहाँ पे आपको 5 या 6 टन एसी रिक्वायर्ड है, वही घर आप जो है वो 3 टन या 3.5 टन में कर सकते हैं, और उससे आपकी 50% जो है वो सेविंग होगी फॉर एवर। सो लेट्स से कि अगर एक बिल्डिंग की लाइफ, एक स्ट्रक्चर की लाइफ अगर एक घर की 50 साल होती है, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि आप अगर वन टाइम कॉस्ट थोड़ी सी इनकर करते हैं शुरू स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में, तो आप उसका जो बेनिफिट है वो अगले 50 साल तक जो है वो उठाएंगे। अच्छा, तो ये लेकिन एक ट्रेड ऑफ है, आज लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दोनों चीजों पे फोकस करना चाहिए, खाली इनिशियल कॉस्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, ये भी फोकस करना चाहिए कि उनको लॉन्ग टर्म में उसका क्या बेनिफिट अच्छा, होगा। लेकिन अकरब साहब, इसमें एक पॉइंट और भी है कि पहले लोगों के घर बड़े होते थे, सहन भी खुले खुले होते थे, कमरे भी बड़े होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो घर भी छोटे होते जा रहे हैं, बल्कि लोग हाई राइजेस की तरफ जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या अपार्टमेंट्स में या जो छोटे 5 मरले का घर, 3 मरले का घर बनता है, उसमें ये वाला जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि इस तरह का ये प्रोजेक्ट इस तरह के बन सकते हैं, सस्टेनेबल हाउसेज वाले? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहले घरों में प्लॉट्स बहुत बड़े बड़े होते थे, तो आप अपनी ओरिएंटेशन और उसकी डायरेक्शन हर चीज उसको घुमा के सब कुछ करके कर सकते थे। अब तो आपको जो प्लॉट मिलता है उसकी आपका जो है वो आप किबले की डायरेक्शन या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को नहीं फिक्स कर सकते। जो आपको प्लॉट मिला है आपने उसके हिसाब से उसको बनाना है। तो उसको देखें, मैंने अभी बात की थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। जब पहले अगर आपको जो है वो थर्मल इंसुलेशन के लिए अगर 18 इंच की वॉल चाहिए होती थी, तो आज वही आप जो काम है वो 9 या 10 इंच की वॉल के अंदर कर सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर आपकी 9 इंच की वॉल है, तो उसके ऊपर आप 1 इंच की इंसुलेशन जो है वो आपको वही परफॉर्मेंस देगी जो एक तकरीबन किसी जमाने के अंदर जो है वो 15 या 18 इंच की वॉल दिया करती थी। तो आप खुद सोचेंगे तकरीबन आप उसमें जो आपकी सेविंग है स्पेस की, और स्पेस की सेविंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और 3 मरले के घर में, 4 मरले के घर में, जहाँ पे बहुत मतलब कि बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर भाई अगर 12 फुट बाय 12 फुट का या 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है, और अगर आप कमरे के अंदर से 3 इंच या 4 इंच एक साइड से, दो साइड से ले लें, तो जाहिर बात है उसकी स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल। बट आप उसको जो है वो 1 इंच के अंदर भी आप कर सकते हैं, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। अच्छा। इसी तरह खिड़कियों के अंदर भी इस तरह ही है कि पहले जमाने में हमें जो है वो खिड़कियों को, तो उसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए, तो हमें उसके आगे बहुत बड़े बड़े छज्जे या शेड्स बनाने पड़ते थे, या हमें वरांडा बनाना पड़ता था। अब बिल्कुल। हमारे पास ग्लास ऐसा जो है अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कि वो अगर आप सन के साथ डायरेक्ट भी वो हिट करेगा तो वो हीट को अंदर नहीं आने देता, और जो कूलिंग होती है, जो एसी की कूलिंग होती है, उसको भी वो कमरे के अंदर रिटेन रखता है। तो उन चीजों को हम ओवरकम करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अब हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम सस्टेनेबल हाउस जाते हैं तो इसमें रुकावट क्या है, माइंडसेट या पैसा? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम बहुत अरसे से अब ये देख रहे हैं कि वो जो बचपन वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, कि मोटी दीवारें, ऊंची छतें, बड़े बड़े कमरे, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप 2 कनाल के घर में भी देखें तो भी पतली दीवारें हैं या नीची छतें हैं, या उसको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि लोग वैसे ही पर्दे आगे डाल के तो लाइटें ऑन करके बैठते हैं दिन में भी। तो अब सस्टेनेबल हाउसेस की तरफ जाने में रुकावट किस चीज़ की है सबसे बड़ी? देखें जी, एक तो अवेयरनेस का इशू है जनरल पब्लिक के अंदर। दूसरा जो मेजर इशू है वो है इंसेंटिवाइजेशन। दुनिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर जब आपने कोई चीज ट्रांसफॉर्म करनी होती है, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, या मार्केट में किसी नई चीज को जो है वो आपने इनकरेज करना होता है, तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए कोई प्रोग्राम्स डेवलप करती है, कोई सब्सिडीज डेवलप करती है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अरसे के अंदर ये किया भी है, सस्टेनेबल हाउसिंग, ग्रीन फाइनेंसिंग, ये सोलर फाइनेंसिंग वगैरह, मगर वो बहुत एक लिमिटेड स्कोप के साथ अभी चल रहा है। बैंक्स जो हैं वो कम्प्लीटली इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर मार्केट्स के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का भी एक इशू है, कि जो लोग सोलर बेचते हैं वो तो चलो अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों को अब डेवलप हो गई। आप देखें पिछले 10 सालों में ये इसी तरह है कि किसी जमाने में हमारे घर में वो 100 वाट का बल्ब होता था, फिर वो एनर्जी सेवर आ गए, तो हमें ऐसे पता ही है, चला कि बिल्कुल। जिससे वजह से बड़ी बिजली सेव हो जाती है। अब हमें पता है एलईडी आ गई है। तो हर एक हाउस होल्ड, एक हाउस वाइफ को भी पता है कि एलईडी और सोलर जो है ना, वो जब आपने घर बनाना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बिजली बचती है। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि ये स्लोली ग्रेजुअली चीज इंप्रूव हो रही है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, और लोग जो हैं वो अब ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बट ये जितनी तेजी से ये प्रोसेस होना चाहिए था,
क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे ऐसा ही है। एनर्जी क्राइसिस का इशू है, हमारा अकाउंट डेफिसिट है, फ्यूल की कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा-सा चाहिए कि वो एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो इसको प्रायोरिटी डेवलप करे। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तेज़ हो जाएगी, वरना ये कहना गलत होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, मार्केट के अंदर अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ में। अच्छा, अवेयरनेस आ रही है अकरम साहब, इस पे मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। हम बात करें सस्टेनेबल हाउसिंग के बारे में, और जैसे कि अकरम साहब हमें बता रहे हैं कि जिस तरह हम अपने बचपन में या 80s में 90s में हम देखते थे कि ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, गर्मियां अगर शदीद आई भी हैं तो आप एक पंखे के साथ भी गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब तो एक पंखे के साथ गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। शायद इसकी वजह वेदर चेंजेस भी हैं। तो अकरम साहब, मैं वेदर चेंजेस की बात कर रही हूँ। अब ऐसा लगता है कि गर्मी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये हम फील भी करते हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा, छोटा स्पैम आता है सर्दी का स्पैन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है, शदीद होता है। सस्टेनेबल हाउसिंग में आप मौसमों की इन शिद्दत को कैसे एडजस्ट करते हैं? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कंसिडर करने के लिए। एक तो ये है कि एक क्लाइमेट चेंज है, एक ग्लोबल वार्मिंग का हम्म। फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि हम सिटीज़ को किस तरह डेवलप करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। मैं एक अगेन थोड़ी-सी एक मिसाल देता हूँ कि आप जो है वो अगर शहर से थोड़ा-सा ड्राइव करके आधा पौना घंटा दूर चले जाएँ, हम्म। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे खेतों वाला इलाका है, या पे अगर वहाँ पे कोई ग्रीनरी ज़्यादा है, या आप अगर मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जिस तरह ही शहर से बाहर निकलते हैं तो मोटरवे में वो जगह जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह ज़्यादा होती है, तो एकदम से वो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। तो इसका एक ये फैक्टर भी है कि हम जो है वो अपनी सिटीज़ को किस तरह डेवलप करते हैं। हम लोगों ने अपने आस-पास, शहरों के आस-पास जो जंगल थे या खेत थे, हमने वो सारी चीज़ें काट के जो है वो वहाँ पे हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ अब डेवलप कर ली हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, अगर हम ये सोचते हैं कि जी शहर के आसपास जो है वो अगर जंगल कट रहे हैं या एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो रही है, तो हमारे घर तो उससे जी 5 किलोमीटर दूर है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है। 5 क्या 500 किलोमीटर दूर भी अगर कोई दरख्त कटेगा या खेत कटेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हम पे आता है। जी तो बिल्कुल। एक उसका फैक्टर है। दूसरा ये है कि जी ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो गई हैं। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें जो हैं वो, इनका जो स्पेल, जिस तरह आपने मेंशन भी किया कि इनकी ड्यूरेशन जो है वो अब चेंज हो गई है। कुछ जगहों पे लेंथ जो है गर्मियों की वो ज़्यादा है, विंटर्स की वो शॉर्ट हो जाती है। तो उसको कैटर फॉर करने के लिए देखें, हम प्रिंसिपल जो हम असूल इसके डिज़ाइनिंग का होता है वो ये होता है हमारा, कि हमने अपनी ना बिल्डिंग को इंसुलेट करना है। अब वो इंसुलेशन जो है वो गर्मियों के अंदर इस तरह काम करती है कि वो हीट को बाहर रखती है और कूलिंग को रिटेन करती है। हम्म। मगर वो सर्दियों में वही इंसुलेशन जो है वो अदर वे अराउंड काम करती है। वो हीटिंग को रिटेन करती है और ठंड को, सर्दी को वो बाहर रखती है। तो हम्म। आइदर वे हमें सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में या ग्रीन बिल्डिंग्स में जो है वो बिल्डिंग को इंसुलेट करना ही है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो एक साइंटिफिकली जो हम जिस तरह कैलकुलेशन हम करते हैं, तो जो हमारी छत होती है वहां से हमारी जो हीट है वो मैक्सिमम हीट, तकरीबन 60% ऑफ हीट जो है गर्मियों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गर्मियों का स्पेल है वो बहुत लंबा होता है, और ऐसे वेदर ही। कंडीशन जो हम अपनी बिल्डिंग को भी डिजाइन करते हैं वो ही जो है वो हॉट वेदर की कंडीशंस के लिए डिजाइन करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी छत को इंसुलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि बिल्कुल। 60% हीट जो है वो छत से आती है। इसमें सिर्फ मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, अगेन मिसाल के साथ, कि आप ये देखें कि जी। गर्मियों के अंदर अगर आप जब जो है वो स्कूल से या कॉलेज से आप जब वापस घर आते थे, तो ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमेशा जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है, और अगर आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बजाय अपने पेरेंट्स से, वालिदैन के कमरे में या लाउंज में ही जो है वो लेट के थोड़ी देर आराम कर लेते थे, बट अपने कमरे में नहीं जाते थे। उसकी वजह ये कि ऊपर वाला फ्लोर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता था, और बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो डायरेक्टली सन के साथ जो है वो उसका वो कनेक्शन है, हीट वहां पे बहुत ज्यादा आ रही है और ग्राउंड फ्लोर ठंडा है। तो अब हमारे पास अगेन भी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर को भी जो है वो अच्छी तरह इंसुलेट कर लें, तो उसके ऊपर भी वही इम्पैक्ट आएगा जिस तरह किसी जमाने में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो हमें हम्म। आया करता था। अच्छा अकरम साहब, इस सिलसिले में अगर हम स्लम एरियाज को देखें, उनको हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्योंकि हम एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बड़े घरों के लोग चलें यूपीएस यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम उनके घर में होता है कि लाइट चली भी गई तो बहरहाल एक पंखा या लाइट एक चलती रहती है।
लेकिन जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ मुश्किल है। तो वहाँ पर इसका मतलब ये तो हमें फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल, इसके लिए हमें जो है वो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं हमारी, जो हमारे स्लम एरियाज़ हैं या लो कॉस्ट हाउसिंग है या अफोर्डेबल हाउसिंग भी हम जिसको हम कहते हैं, या एग्जिस्टिंग जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं 3 मरले वाले, 5 मरले वाले, ढाई मरले वाले भी होते हैं। हुँ। तो उनका उनका जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है, न्यू बिल्डिंग्स के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है। अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की आपने स्लम्स की बात की, वहाँ पे आपके स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोविजंस भी नहीं होती कई दफ़ा कि आप जो है वो छत को उखाड़ के या छत के ऊपर जो है वो कच्ची का छत है, वो कई दफ़ा जो है वो आरबी का रीइंफोर्स्ड ब्रिक का भी स्ट्रक्चर होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोगों के घरों के ऊपर टिन की छतें भी होती हैं। तो देखिए उसके लिए भी जो है वो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। हुँ। एक तो ये कि जो इंडिविजुअल जो घर में रह रहा है, उसने जो अपने घर के ऊपर जो करना है। दूसरा ये है कि सिटी लेवल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि क्या हमारी जो सड़कें हैं, कि हम वहाँ पे दरख्त लगाएँ। हम जो है वो कोई डेज़िग्नेटेड एरियाज़ वहाँ पे असाइन करें, और वहाँ पे जो है वो दरख्त जो है वो लॉन्ग टर्म ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, मगर उसकी वजह से ये होगा कि एक सदका जारिया भी है, और उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर हम उसको कहते हैं किसी एरिया का, वो ओवरऑल ठंडा हो जाता है। हुँ। तो हमें जो है वो जो पर्सनल लेवल के ऊपर ये है कि लोग अपनी घरों को सफेद रंग का पेंट या डिस्टेम्पर भी करते हैं, वो हर साल में अगर आप एक दफा कर लें, वो एक जो है वो लो कॉस्ट सोल्यूशन है। दूसरा जो है वो कुछ लोग जो है वो नालियां होती हैं उसको, या मटके होते हैं अपने घरों की छतों के ऊपर उल्टा रख लेते हैं, वो भी एक सोल्यूशन है। कुछ लोग जो है वो अपनी जो है वो छतों के ऊपर जो है वो स्टील का फ्रेम लगा के वो ग्रीन कलर की जो चादर होती है, कैनोपीज होती है, वो भी बनाते हैं। सो बेसिकली वो एक बफर क्रिएट आपने करना होता है कि जो सन है वो आपकी छत के साथ डायरेक्टली हिट ना करे। सही। सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी तो बहुत ज्यादा है, बट मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि लोगों को बेसिक अवेयरनेस हो कि हुँ। छत को आपने अपनी ठंडा रखना है या दीवारों को ठंडा रखना है, तो उसके लिए फिर लोग अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस हवाले से डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन पहले जैसे कि हम अभी घर के मटीरियल की बात करें और आपने छतों के हवाले से भी बोला कि हमें वो भी ऐसे बनाने की ज़रूरत है कि गर्मी कम से कम घर के अंदर आए। एक चीज़ होती है घर का फ्लोर, कि मतलब आप पहले लोगों के घरों में चिप्स होता था और वो फर्श होते थे, वो ठंडे होते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो ट्रेंड चेंज होता गया और टाइल्स आना शुरू हो गईं, कुछ लोग मार्बल्स भी लगवाते हैं। अब जो सस्टेनेबल हाउसेज़ हैं, इनके अंदर कौन से फ्लोर इस तरह के बनाए जाने चाहिए, जो कि आपके फर्श को ठंडा रखें? क्योंकि एक तो छतों से गर्मी आती है, दीवारों से आती है, लेकिन आपका फर्श जो गर्म होता है, वो ऐसा लगता है आप तंदूर के ऊपर खड़े हुए हैं। जी, बिल्कुल, मैं देखें उसके अंदर भी जो मेजर इशू है वो यही है कि जो फ्लोर हमारा है उसके अंदर कहीं से हीट आ रही है। हुँ। अब वो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हीट उसके अंदर जो फ्लोर के अंदर ट्रांसफर होती है, वो ये अगेन ये टेक्निकल बात है, बट आप वो एक सवाल का नोयत ही टेक्निकल है, तो मुझे उसका जवाब भी एक टेक्निकली देना पड़ेगा। जी। क्योंकि हमारी जो स्लैब होती है वो एक्सटीरियर पेरिफेरी के अंदर जो है वो एक्सपोज होती है सन के साथ, और उसके ऊपर सिर्फ एक जो है वो आधे इंच की जो है वो प्लास्टर की एक लेयर होती है। तो वो क्या होता है कि जो हमारी हीट होती है ना, वो सारी दीवारों के अंदर से, जब वो दीवारों की एक कैपेसिटी है, किसी भी मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर हीट स्टोर करने की। जब वो कैपेसिटी उसकी फुल हो जाती है तो फिर वो इमिट करता है, वो उस हीट को बाहर निकालता है। सो आप ये समझें कि अगर आपके घर की दीवार है और उसके ऊपर जो है वो 5 या 6 घंटे जो है वो सूरज पड़ रहा है, और उसके अंदर इतनी सिर्फ कैपेसिटी है कि वो 3 घंटे की सूरज की हीट को अपने अंदर स्टोर कर सके, तो जो 5वां या छठा घंटा होगा उसके अंदर वो हीट को जो है वो आपने घर के अंदर इमिट करना शुरू कर देगा, अंदर वाली साइड पे फेंकना शुरू कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाता है। तो अगर हमारा घर ठंडा है तो वो गर्म हो जाएगा। इसी तरह स्लैब में भी यही होता है हुँ। कि स्लैब की भी एक कैपेसिटी है, कंक्रीट जो है वो बहुत अच्छा एक कंडक्टर है हीट का, तो वो अपने अंदर स्टोर करता है, उसके अंदर स्टील होता है, और जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वो अंदर अपने कमरे, क्योंकि कमरे हमारे नेचुरली रात को पंखा चलता है, एसी चलता है, वो ठंडे जी। हो जाते हैं, तो वो हीट अंदर की तरफ जो है वो सारी मूव होनी शुरू हो जाती है। तो अगेन उसका सोल्यूशन यही है कि हम अपनी जो है स्लैब को बाहर वाली साइड से या दीवारों को इंसुलेटेड रखें, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी काफी बचत हो सकती है। बट अगेन इंसुलेशन के मल्टीपल तरीके हैं, आप दरख्त लगा के भी उसको कवर कर सकते हैं, आपने धूप को जो है वो हिट करने से रोकना है अपनी बिल्डिंग के ऊपर, हुँ। आप उसके ऊपर इंसुलेशन भी लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर स्पेशल टाइप के कोटिंग्स आते हैं, पेंट्स आते हैं, तो वो भी एक्सपेंसिव है, बट वो एक सोल्यूशन है। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, पर्पस हमें समझ अगर आ जाए तो लोग जो है वो अपनी तरह भी कुछ ना कुछ डेवलप कर लेते हैं सोल्यूशंस खुद ही। अच्छा, अच्छा, इस सिलसिले में जैसे मैं अभी बात कर रही थी डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से, वहाँ पर सस्टेनेबल हाउसिंग पे कितना काम हो रहा है?
वहां पे तो जी आप अपनी बिल्डिंग को, वहां पे एनर्जी रेटिंग रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, विंडो की एयर रेटिंग की भी रिक्वायरमेंट है कि विंडो की भी लीकेज नहीं होनी चाहिए विंडो से। तो वहां पे तो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, और वहां पे तो आप बिल्डिंग को बना ही नहीं सकते। यू हैव टू क्रिएट अ बिल्डिंग विच इज सस्टेनेबल एंड ग्रीन। तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शंस वहां पे दी जाती हैं। जिस तरह लेट से आप कराची के अंदर जो है वो कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, या लाहौर में एलडीए है, या जो है इस्लामाबाद में सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये वहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी बिल्डिंग को जो है वो उसके अंदर इंसुलेशन ना करें, उसके अंदर आप रेटेड एयर रेटेड विंडोज ना लगाएं। तो एडवांस इकोनॉमीज के अंदर ये चीजें जो है ये नाउ इट्स अ कॉमन नॉलेज। उन मुल्कों के अंदर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी बिल्डिंग को, मैं एयर रेटिंग की बात कर रहा था। देखें, जिस तरह हम घर के अंदर खिड़की लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर भी जो है वो एल्यूमिनियम की स्टैंडर्ड जो है वो स्लाइडिंग विंडो लगी होती है। अब वो स्लाइडिंग विंडो के अंदर अगर आप कभी गौर करें तो उसके अंदर जो है वो दोनों जो पल्ले होते हैं उनके बीच में भी गैप होता है, उसके ऊपर नीचे भी गैप होता है। अब हमारे घर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो एयर कंडीशनिंग की, जब हम एसी की जो अब लोगों को शायद इस चीज को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट मैं ट्राई करता हूँ कि उसको इजी अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझा सकूं। जी जी। क्या होता है कि जब हमारे बाहर गर्मी होती है, 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अंदर वाली साइड पे हम अब 16 डिग्री या 18 डिग्री के ऊपर या 20-21 डिग्री के ऊपर जो है वो एसी चलाते हैं। तो कमरा हमारा जब ठंडा होता है तो उसके अंदर जो ठंडी हवा होती है वो खिड़की की वजह से, क्योंकि खिड़की हमारी एयर रेटेड नहीं होती, वो एयर टाइट नहीं होती, तो क्या होता है कि बाहर जो 40-45 डिग्री की जो गर्म हवा होती है वो अंदर मूव होती है, और ठंडी हवा जो है वो बाहर चली जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एसी जो है वो ज्यादा देर तक चलता रहता है, और उसकी हमारी बिजली का बिल भी उसकी वजह से ज्यादा आता है। तो मैं अपने कई दफा लोगों को, अपने दोस्तों को ये बताता हूँ कि वो जब इन्वर्टर एसी लगा लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि अगर आप अपने जो बिल्डिंग के इश्यूज हैं, अगर उसको पहले एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आप छत को इंसुलेट नहीं करेंगे, खिड़की एयर टाइट नहीं लगाएंगे, तो आपके इन्वर्टर एसी का आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इन्वर्टर एसी सिर्फ उस सूरत में बिजली बचाता है जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है कमरे की वो कम होती है। इन्वर्टर भी अपनी परफॉर्मेंस उस वक्त शो करेगा जब उसकी बिल्कुल। रिक्वायरमेंट कमरे की, बट अगर कमरे की रिक्वायरमेंट उधर ही रहेगी, फॉर एग्जांपल आप कमरा ठंडा करते रहेंगे और खिड़की से आपकी ठंडी हवा बाहर जाती रहेगी और गर्म हवा आती रहेगी, तो आपका इन्वर्टर भी चलता रहेगा। तो आपका जो पुराने जमाने का स्प्लिट एसी था, जितना उसका बिल आता था, शायद इन्वर्टर का भी उतना ही बिल आएगा। हम्म। तो अच्छा। हम लोगों को बेसिकली इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और अनफॉर्चुनेटली फिर ये है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी मार्केट को देखता है कि भई हमारे कॉस्ट, क्योंकि हमारी मार्केट जो है, दुनिया में सारी मार्केट्स कॉस्ट सेंसिटिव होती है, बट हम लोग जो, अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट का थोड़ा-सा ये डिलेमा है कि हम कॉस्ट सेंसिटिविटी के अंदर क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बाहर के बिल्कुल। मुल्कों के अंदर ऐसे नहीं होता। बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो आप कोई भी मटीरियल लेने जाए, उसकी क्वालिटी या स्टैंडर्ड जो है वो वही होगा जो गवर्नमेंट ने वहां पे डिफाइन किया हुआ है, या जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम जिसको कहते हैं। मटेरियल जो है वो उसी क्वालिटी का होगा, मगर डेफिनेटली उसके अंदर कॉस्ट के अंदर वेरिएशन होगी, और फिर एंड यूजर जो है वो उसको डिसाइड कर सकता है कि उसने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। हाँ, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये प्रोविजन नहीं है। हमारे पास जो हम कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जिसके अंदर एयर रेटिंग नहीं होगी, हम जी। वो क्योंकि सस्ती आएगी तो हम उस वक्त उसको खरीद लेंगे, मगर उस विंडो का नहीं खरीदेंगे, उस मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट नहीं देंगे जिसने एक बेहतर विंडो बनाई है जो एयर टाइट है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, तो अकरम साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस हवाले से आप अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताएँ कि सस्टेनेबल हाउसिंग के हवाले से आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ कर रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो जो है, हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची के अंदर भी हैं, लाहौर के अंदर भी हैं, मुल्तान के अंदर भी हैं। उसके अंदर जो है वो मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। मैं उसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मास्टर प्लानिंग लेवल के ऊपर, क्योंकि सस्टेनेबल हाउसिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो हम एक हाउसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से एक कम्युनिटी की, एक एक सोसाइटी पूरे की बात सिस्टम कर की रहे हैं बात जहाँ कर रहे पे हैं। मल्टीपल हाउसिंग यूनिट्स बनने हैं। हुँ। अब उनकी किस तरह से कनेक्शन, उसके अंदर प्लेसमेंट जो है, कमर्शियल एरिया की प्लेसमेंट जो है वो घरों से कितनी दूर होनी चाहिए। फिर जिस तरह आप देखें कि हमारे आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उसके अंदर फुटपाथ्स नहीं होते। हम कहते जरूर हैं जी कि वॉक करनी चाहिए आपको, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बट हम हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर फुटपाथ्स ही, हम प्रोविजन ही नहीं देते कि लोग अपनी फैमिली के साथ शाम बिल्कुल ऐसा। निकल के जो है वो हुँ। वॉक करके किसी मार्केट में जा सकें। फिर लेट्स से कि अगर कहीं पे हम दे भी देते तो हम ये नहीं कंसिडर करते कि एक इंसान
के लिए कितना डिस्टेंस कंफर्टेबली वॉक करना कितना आसान होता है, क्या वो 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। सो बेसिकली ये कुछ कंसिडरेशंस होती हैं कि आपने जो है वो कमर्शियल एरियाज दिए तो आपने अपने घरों को जो है वो उसको कनेक्ट किया सेफ वॉकिंग पाथवे के साथ। क्योंकि अगर ये भी एक ज्यादती की बात है कि आप जो है वो एक हाईवे के साथ जो है वो एक फुटपाथ दे दें और फिर लोगों से एक्सपेक्ट करें कि वो जो है वो अपनी जो है वो डबल रोटी लेने के लिए जाएं तो वो अपनी जान हथेली पे रख के जाएं। तो ये कंसिडरेशंस होती हैं कि हम जो है वो फिर ग्रीन एरियाज की डेजिग्नेशन प्लांट्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करें उसके अंदर लोकल इंडिजिनस स्पीसीज लगाएं। उसके अंदर क्या होता है कि जी लोकल या नेटिव स्पीसीज या इंडिजिनस स्पीसीज या जो देसी हम पौधे होते हैं उनको हम इसलिए इनकरेज करते हैं कि आप ये देखें कि इनको सिर्फ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम जो है वो रिक्वायर्ड होती है जो बिल्कुल। है टेक केयर। उसके बाद जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट के क्योंकि पौधे होते हैं तो ये खुद ही ग्रो करते हैं। हमारी जो जिस तरह पुराने दरख्त हैं, अगर लेट्स से कि हम लोहार की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि माल रोड के ऊपर जो है वो जामुन के दरख्त हैं, जैकरेंडा है जिसके ऊपर वो फूल लगते हैं, जी, जी। अमलतास है, ये सीजनल ट्रीज हैं, फिर फ्रूट ट्रीज हैं, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में लाहौर के अंदर जो है वो एवरग्रीन ट्रीज बहुत ज्यादा लगे। अब एवरग्रीन ट्रीज का एक अपना एक इशू है कि वो जो है पत्ते तो उनके पूरे साल नहीं गिरते मगर उसके ऊपर ना कोई फूल लगता है ना कोई फल लगता है। हुँ। तो वो मतलब कि ये कंसिडरेशंस होती हैं हाउसिंग के अंदर और उसको हाउसिंग सस्टेनेबल बनाने के लिए सिर्फ घर के ऊपर फोकस करना जरूरी नहीं है। आपको हाउसिंग कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी उसकी प्लानिंग के अंदर आपको बहुत ये जरूरी है कि ये आप वाक़ई आप ठीक कह रहे हैं। अकरम साहब, बहुत बड़ी ये प्लानिंग करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में सिर्फ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को नहीं, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। अकरम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सस्टेनेबल हाउसिंग के हवाले से आपने बहुत डिटेल में बताया और अगर वाक़ई इस तरह के हाउसिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, तो एनवायरनमेंट के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा होगा ये, एक ज़बरदस्त चेंज होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।